देखिए, हम लोगों ने लास्ट डायमेंशंस को कंप्लीट किया था। डायमेंशन के बाद हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं तो बात आता है टेक्स्ट का। जैसे हम लोगों ने कुछ कैड प्लान्स बनाए थे जिसमें सेंटीमीटर का प्लान था, फीट इंच का प्लान था, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ था, कुछ कोई टेबल भी बना हुआ था जिसमें नीचे डिटेल्स था कि डोर का क्या साइज़ है, विंडो का क्या साइज़ है। तो कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना है, टेक्स्ट को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट, दूसरा बोला जाता है डायरेक्ट टेक्स्ट, या दूसरे लैंग्वेज में इसको हम सिंगल लाइन टेक्स्ट भी बोल देते हैं। ये दो टाइप के हमारे टेक्स्ट होते हैं। कोई भी टेक्स्ट फॉर्म लिखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे ऑटोकैड पर आते हैं, कंट्रोल एन, न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने किया टी एंटर करते हैं तो मल्टी लाइन टेक्स्ट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो बोल रहा है आपसे पहला कॉर्नर बताइए, मैंने बोला ये रहा। फिर बोल रहा है अपोजिट कॉर्नर बताइए, मैंने बोला ये रहा। दो कॉर्नर बता दिए, अपने आप टेक्स्ट एडिटिंग मोड में आ गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे टेक्स्ट जो भी लिखना है मैंने लिखा, एंटर किया तो दूसरी लाइन में टेक्स्ट लिखा, फिर एंटर किया, अगेन न्यू लाइन में टेक्स्ट लिखा। और अगर ब्लैंक को भी एंटर में करूँ तो वो एंटर लेता रहता है, ऐसा नहीं है कि कमांड से बाहर आ जाए। अगर कमांड से बाहर आना है दो तरीके हैं, या तो कहीं ब्लैंक स्पेस पर मैं क्लिक कर दूं या यहाँ से क्लोज़ कर दूं। क्लोज से पहले अगर मैं चेक करूँ तो मेरी ये विंडो बहुत बड़ी है, मैंने ब्लैंक स्पेस पर क्लिक किया, ये बेसिकली आपने लिखा, आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो को पकड़ करके मैंने छोटा कर दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा था। मल्टी लाइन टेक्स्ट का मतलब ये है जितनी भी लाइंस आपने लिखी हैं वो सब एक ही एंटिटी हैं, सिंगल क्लिक में सेलेक्ट हो रही है। सेकेंड चीज़, जब आप टेक्स्ट लिख रहे हो टी एंटर, पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, क्लिक करते ही ऊपर ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर टेक्स्ट हाइट पूछता है। कई जगह आपको एक और चीज़ मिलेगी, मोर में जाते हैं, एडिटर सेटिंग में जाते हैं, शो टूल बार, ये टूल बार मिलेगा। अगर एक्टिव नहीं है तो आप मोर में जाएँ, एडिटर सेटिंग में जाएँ, शो टूल बार पर क्लिक कर दें तो ये टूल बार एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप देखो, आपको टूल बार ऐसे नज़र आ रहा होगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसके साइज़ को वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, अंडू, रीडू, कलर चेंज करना, फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम यहाँ आते हैं, अब आप देखो इसका साइज़ और पहले वाले स्केच का साइज़ में फ़र्क है क्योंकि वो 2.5 का था, ये 5 के स्केल पर मैंने बनाया। मैंने ओके ये वाला किया, बाहर हो गया। सेम वही तरीका है, जैसे ऊपर से ओके करें या क्लोज़ करें तो इस तरह आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद मैंने बोला एडिट करना है, एडिट करने के लिए आप वापस आकर डबल क्लिक कर दें। यह कमांड होती है टेक्स्ट एडिट के लिए, TED एंटर, टेक्स्ट एडिट, T फॉर टेक्स्ट, ED फॉर एडिट। TED एंटर, सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, एडिटेबल मोड में आ जाएगा। एडिटिंग क्या क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, आपको कोई कलर चेंज करना है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो सिलेक्टेड कंपोनेंट है केवल उसी का चेंज हुआ है क्योंकि आपने सेलेक्ट कर रखा है। बोल्ड किया या फॉन्ट चेंज किया तो सेलेक्टेड आइटम का हो रहा है क्योंकि आप मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ, अगर आप एंटर करें और आप पहले यहाँ पर चेंजेस कर दें, साइज़ है, कलर आप चेंज कर दें, अब आप यहाँ जा कर के लिखें तो क्या हुआ, उसने नॉर्मली लिखा। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ जा कर के चेंज करता हूँ, चेंजेस हो गए, ओके कर दीजिए कमांड से बाहर। जब आपने सेलेक्ट किया तो देखो अब भी एक ही एंटिटी, हालांकि बीच में एक गैप है लेकिन एक ही एंटिटी की तरह काम करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट, क्योंकि मल्टीपल लाइंस एक साथ सेलेक्ट होती है एक ही एंटिटी की तरह। हाँ, अगर आप इसको एक्सप्लोड कर दें, एक्सप्लोड का मतलब तोड़ देना, मैंने किया एक्स एंटर, अपने मल्टी लाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब आप देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, प्रॉपर्टी के हिसाब से सब अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी सबकी सेम है। अगर मैं इसे एक्सप्लोड करता हूँ तो उसने क्या किया, 3 अलग अलग लाइन क्रिएट कर दी।
ऐसा नहीं एक लाइन को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। यहाँ क्यों तोड़ा था? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी। वहाँ उसने केवल लाइंस को अलग अलग कर दिया। और अगर मैं डबल क्लिक करूँ अब एडिटिंग के लिए, या मैं करूँ TED एंटर और जाके टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ, तो इस बार जो एडिटिंग हो रही है ऐसा नहीं है पूरा पैनल ओपन हो रहा है, आप कलर चेंज कर रहे हो, आप बोल्ड कर रहे हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हुआ क्या है, जब आप मल्टी लाइन टेक्स्ट को एक्सप्लोड करते हैं तो आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट में बदल जाता है। आप बोल सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट, या आप बोल सकते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट में बदल जाता है। ठीक है, अगर मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट या डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना होता है, आप देखिए मैंने बोला DT एंटर, वो बोलेगा स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट करना है। पूछ रहा है हाइट कितनी चाहिए, मैंने बोला चाहिए मुझे 5। पूछ रहा है रोटेशन कितना चाहिए, मैंने बोला रोटेशन चाहिए 45 डिग्री का। तो मैं 45 डिग्री पर ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखना शुरू किया। डबल एंटर किया जैसे ही, क्योंकि दूसरा एंटर, एक एंटर किया मैंने तो ब्लैंक था, कुछ नहीं लिखा था। दूसरा एंटर जैसे ही किया कमांड से बाहर आ गया, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंगल लाइन है। इवन अगर मैं दोबारा से लिखूँ यही सेम, एंगल 0 कर दूँ, इस बार स्ट्रेट आ गया। मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, एंटर किया, फिर टेक्स्ट लिखा, फिर एंटर किया, फिर टेक्स्ट लिखा, फिर एंटर किया, इस बार पहले की तरह ही टेक्स्ट लिखा जा रहा है। लेकिन अगर आप ब्लैंक जगह कहीं क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सब लाइन अलग अलग ही हैं। ऐसा नहीं है वो एक ही है, एंटिटी की तरह सेलेक्ट हो रहा है। ये सब क्या है? इंडिविजुअल लाइंस हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है बात? तो इसे कहते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसे कहते हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फॉन्ट सिलेक्शन, कलर। डायरेक्ट टेक्स्ट में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आप बोलेंगे इसमें आपको एंगल का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ रोटेट कर सकते हैं लिखने के बाद। आप करिए RO एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, एक्स बेस पॉइंट ये रहा, जितना रोटेट करना है एंगल दे दीजिए, रोटेट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनके साइज़ को स्केल भी कर सकते हैं। जैसे एक तो तरीका ये हुआ, आपने डबल क्लिक किया, यहाँ तो कोई साइज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं स्केल करता हूँ, SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, बेस पॉइंट ये रहा, तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं छोटा भी कर सकता हूँ। अगर 1 से छोटा स्केल लेंगे फैक्टर तो छोटा होगा, अगर 1 से बड़ा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने डबल कर दिया तो साइज़ डबल हो गया। बात समझे? तो आप स्केल भी कर सकते हैं टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। यही ऑप्शन यहाँ लिखा है, टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट या टेक्स्ट एडिट। 3 चीज़ हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है और हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ कर दिए। हमारे पास कोई टेक्स्ट है, हमने वो टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद बाय एनी चांस उसमें हमसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम उसकी स्पेलिंग्स को चेक करें। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं चेक स्पेलिंग। आप यहाँ देखें, हमारे पास ऑप्शन होता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए SP। तो आप ऑटोकैड पर आइए, प्रेस करिए SP एंटर, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है चेक स्पेलिंग। कहाँ चेक करनी है? एंटायर ड्राइंग के अंदर। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसने बोला लॉरेम, ये कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है। हमने बोला नहीं ये सही है, हमें पता है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो या डिक्शनरी में ऐड कर दो जिससे आगे से ये एरर ना दे। ऐड टू डिक्शनरी, ठीक है। ये कह रहा है ये भी कोई वर्ड नहीं है, हमें पता है, कोई बात नहीं, इसे भी ऐड कर दो। अब सम टाइम्स देखो इसने पकड़ लिया ये स्पेलिंग, हमने बोला ये वाली स्पेलिंग सही है, सजेशन में दिखा रहा है, हमने बोला ठीक है चेंज कर दो।
फिर कह रहा है ये स्पेलिंग नहीं होती, नॉन की ये होती है, हमने बोला ठीक है चेंज कर दो। फिर कह रहा है एट्रीब्यूटेड की स्पेलिंग ये होती है, हमने बोला ठीक है चेंज कर दो। फिर कह रहा है टाइप सेटर की स्पेलिंग ये होती है, हमने बोला ठीक है चेंज कर दो। फिर कह रहा है फिनिबस की स्पेलिंग, फिनिबस कुछ नहीं होता, मिनीबस होता है, हमने बोला नहीं इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। इसने बोला स्पेलिंग्स कंप्लीट, आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो स्पेलिंग्स उसने बता दिया, मैंने 3-4 स्पेलिंग्स मिस्टेक की थी, उसने हाईलाइट किया उसको। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक साथ पूरी ड्राइंग में जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसकी स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक स्पेलिंग या SP एंटर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट ओरिएंट। देखिए अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, मैंने एरे लगाया, AR एंटर, सेलेक्ट एंटर, कॉलर के लिए PO एंटर, सेंटर पॉइंट मेरा ये रहा, और मैंने बोला मुझे चाहिए टोटल 10 आइटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस केस में आपके पास कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब अभी तो सेम चीज़ सीधे में लिखी है, सेम चीज़ उल्टे में लिखी है, तो आपको पढ़ने में कोई डिफरेंस खास समझ में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर सारा टेक्स्ट ये अलग अलग होता तो आपको रीड करने में टेक्स्ट को थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप टेक्स्ट को मोस्ट रीडेबल मैनर में अरेंज करना चाहते हैं, तो फिर से कह रहा हूँ, अगर आप अपने टेक्स्ट को मोस्ट रीडेबल मैनर में अरेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ओरिएंट का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट ओरिएंट कमांड के लिए शॉर्टकट होता है TORI। T फॉर टेक्स्ट, ओरिएंट के लिए ORI ले लिया। आपने किया TORI एंटर, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और डबल एंटर। आप देखो आपका टेक्स्ट वहीं के वहीं ओवरराइट हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ओरिएंट कर सकते हैं। आप देखो ओरिएंट से पहले ये कंडीशन थी, इसकी एक कॉपी बना देते हैं साइड में। अब कर देते हैं टेक्स्ट ओरिएंट, सेलेक्ट करते हैं, डबल एंटर। देखो दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा, वो मोस्ट रीडेबल मैनर में अरेंज हो गया है। ठीक है, टेक्स्ट ओरिएंट केवल इतना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कमांड स्ट्रेच। अब स्ट्रेच क्या होता है, पकड़ के खींचना, तो स्ट्रेच होता है। हमने स्केल कमांड भी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। हमने पढ़ा था कि यार अगर हमारे पास कोई लाइन है और लाइन की लेंथ है मान लीजिए 50, हमें चाहिए 100, तो हमें पता है इसका डबल, तो स्केल फैक्टर दे देते 2, यही कर रहे थे। अब मैंने ये बोला मेरी लाइन की लेंथ है 50, मुझे चाहिए 70, तो कितना ऐड करना है, 20। तो 20 ऐड करना है, किसी एक डायरेक्शन में ऐड होगा, या तो राइट में ऐड करेंगे आप, या लेफ्ट में ऐड करेंगे, या आप ये भी बोल सकते हैं नहीं सर मैं तो 10 राइट में और 10 लेफ्ट में ऐड करूँगा। रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेच करने के लिए ध्यान देना बहुत सिंपल है और परेशान भी करेगा आपको। जैसे स्ट्रेच के लिए शॉर्टकट होता है S एंटर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, आपने बोला ये वाला पॉइंट इधर स्ट्रेच करना है 20 mm, उसने क्या किया, मूव कर दिया आपकी लाइन। देखो आपको पता नहीं चल रहा है, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ एक लाइन बनाती हूँ, अगर ये मूव होगा तो आपको गैपिंग नज़र आएगी। S एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, ये पॉइंट राइट डायरेक्शन में 20 mm चेंज कर दीजिए। उसने क्या किया, मूव कर दिया ऑब्जेक्ट। S एंटर, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, आपने बोला ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में 20 mm, क्या किया, मूव कर दिया। आपने बोला S एंटर, इस ऑब्जेक्ट को एंटर, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में 20 mm एक्सट्रूड कर दीजिए, क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। फर्क समझ आया तीनों में क्या है।
जिधर से करते हैं उधर पहुंचते हैं? जिधर स्ट्रेच करते हैं उधर से स्ट्रेच करते हैं। देखो एस एंटर, ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट किया क्लिक करके, एंटर किया, मैंने बोला ये वाला पॉइंट ये वाली डायरेक्शन में 20 मूव कर दिया। मैंने किया एस एंटर, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पहला पॉइंट ये वाली डायरेक्शन 20 मूव कर दिया। मैंने किया एस एंटर, अब मेरा क्रॉसिंग विंडो बस उतने उस रीजन पे चला जिस रीजन में चेंज करना है। हालांकि सेलेक्ट अभी भी पूरा ही हो रहा है। एंटर, बेस पॉइंट ये वाली डायरेक्शन 20 mm, एंटर, इंक्रीज हो गया। ये मत सोचना कि सर एक बार आपने ब्लू विंडो लिया एक बार आपने ग्रीन विंडो लिया ये फ़र्क आ रहा है, नहीं। ब्लू विंडो लेना मेरी मजबूरी थी। जैसे अगर मैं इससे हटा दूँ, मैं बोलूँ एस एंटर, ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, एंटर किया, मैंने बोला ये वाला पॉइंट इस वाली डायरेक्शन में 100, क्या किया, मूव कर दिया। लेकिन अगर मुझे चेंजेस करना है केवल इस रीजन में, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने डायरेक्शन बताया, मैंने वैल्यू बताया 100, एंटर। तो अब लाइन का लेंथ कितना हो गया, पहले 20 ऐड हुआ 70, अब 100 ऐड हुआ 170। ठीक है, एक्टिव नहीं है माइंड, इसका मतलब है जी, आ गया 170। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऐड हो रही है। एस एंटर, मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसे सेलेक्ट किया, ये वाली डायरेक्शन दिखाया, मैंने बोला 100। इस बार क्या हुआ, कम हो गया 100, क्योंकि डायरेक्शन आपकी किधर थी, डिक्रीमेंट की तरफ। पकड़ के खींच भी सकते हो और पुश भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो बात थी लाइन। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, लेंथ है 40, विड्थ है 20, 40 बाई 20। मैंने किया एस एंटर, सेलेक्ट एंटर, पहला पॉइंट ये वाली डायरेक्शन, कुछ भी वैल्यू दूँ तो मूव करेगा। एस एंटर, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट ये वाली डायरेक्शन, क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, मैंने बोला 20। एस एंटर, क्रॉसिंग विंडो केवल एक कॉर्नर पे चला, एंटर, बेस पॉइंट ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि आपके क्रॉसिंग विंडो में एक ही कॉर्नर आया था, उसने उसी कॉर्नर के अंदर स्ट्रेच किया। एस एंटर, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट ये वाली डायरेक्शन 20, एंटर। बात समझ आ रही है? जब हम स्केल करते हैं तो हमारा रेक्टेंगल लेंथ और विड्थ दोनों में चेंजेस करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो आप बता सकते हैं आप लेंथ में कर रहे हैं या विड्थ में कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब मुझे ये बताइए, क्या मैं सर्किल को भी स्ट्रेच कर सकता हूँ? आप सोचो अगर सर्किल को आपने पकड़ के खींचा, शेप चेंज हो जाएगी, और कुछ डायमेंशन यहाँ भी बदल रही है। अच्छा आप सोचो अगर मैं सर्किल को स्ट्रेच कर रहा हूँ, वो उसके साथ साथ उसका सेंटर मूव करता रहे, यानी कि उसकी रेडियस को बढ़ा दे या घटा दे, फिर तो शेप नहीं चेंज होगी ना, फिर तो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल बनाया, रेडियस है 20, मैंने किया एस एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने बोला बेस पॉइंट ये है, ये वाली डायरेक्शन है, मैंने बोला 20, मैंने किया एस एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने बोला बेस पॉइंट ये है, इस डायरेक्शन में 20। नहीं है, सर्किल कभी भी स्ट्रेच नहीं हो सकता। अब ट्राई करो इलिप्स, ई एल एंटर, पहला पॉइंट ये वाली डायरेक्शन, ये है टोटल 100, ये है 40, हाफ हो जाएगा 20, एलिप्स बन गया। आपने किया एस एंटर, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट ये वाली डायरेक्शन, नहीं हो सकता। तो सर्किल, एलिप्स, ये शेप्स क्या होती है, स्ट्रेच नहीं हो सकती।
आप ट्राई करो पॉलीगन, क्या पॉलीगन हो सकता है? 8 साइड्स लिया मैंने, चलो सेंटर ये है, आई एंटर किया, 50 दिया, एक पॉलीगन बना। मैंने किया एस एंटर, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट, ये वाले डायरेक्शन। बेसिकली रेक्टेंगल भी तो एक पॉलीगन है, ठीक है, इसलिए पॉलीगन कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि सब में वर्टेक्स आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसी शेप जिसके अंदर वर्टेक्स पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेच हो सकती है। सर्कल नहीं हो सकता या एलिप्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वर्टेक्स नहीं होती, क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है बात? ओके, ये बात है स्ट्रेच को लेकर। तो यहाँ देखो लिखा है देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग विंडो, दैट इज ग्रीन विंडो, एंटर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट, देन स्पेसिफाई डेस्टिनेशन। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है लीडर लाइन। अब ये लीडर लाइन क्या है? देखो, जब आपके पास कोई ड्राइंग होती है, आप उस ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट वहाँ लिखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस की कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये दिख रहा है, एक लीडर लाइन बनी हुई है, यहाँ आपने उसके बारे में लिखा हुआ। तो सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ आता हूँ, परेशान मत हो ना, आगे जाके अभी आएगी हमारे पास ये कमांड, ठीक है जी। हमें इससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट लिखना है। हमने लिखा लीडर, LE एंटर। मैंने बोला पहला पॉइंट मेरा ये है, कहीं भी बताया, मैंने ऊपर की तरफ की डायरेक्शन, वहीं से एरो शुरू हो गया, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट। अब नीचे देखोगे क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड टेक्स्ट विड्थ। मैंने बोला ठीक है 5, फिर कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ एनोटेशन, बताइए क्या है। मैंने लिख दिया ब्रिक पैटर्न, लिख दिया, डबल एंटर, आ गया वही टेक्स्ट ऊपर। अब आपको लगा सर मुझे तो ये टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखना है, ये 2 लाइन में आ रहा है, उसको सेलेक्ट करिए, इसको पकड़िए, थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सपेंड कर दीजिए, ये आ गया। आपने बोला सर हमें 2 पॉइंट्स नहीं बताने, हम ये चाहते हैं एक लीडर लाइन बनाएं, 2 पॉइंट बताएं और सीधे टेक्स्ट बताएं। जब आप LE एंटर करते हैं, नीचे की तरफ सेटिंग्स होती है, क्लिक कर दीजिए, लीडर लाइन पे आ जाइए। कितने पॉइंट पूछ रहा है? 3, इसलिए 3 पॉइंट के बाद ही टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने उनको 2 कर दिया, लिमिट कर दिया, ओके किया। अब मैंने बोला पहला पॉइंट ऑर्थो ऑन है, दूसरा पॉइंट, अब टेक्स्ट पूछने लगा। देखो मैंने बोला हाइट रखनी है 3.5, अब मुझे टेक्स्ट लिखना है। आ गया जी टेक्स्ट, 2 ही लाइन के बाद। आपने बोला सर मुझे केवल एरो बनाना है, कोई टेक्स्ट ही नहीं लिखना। एक तो तरीका ये है, आपने बोला 2 पॉइंट, टेक्स्ट कुछ लिखा ही नहीं, एंटर कर दिया बस ऐसे ही ब्लैंक ही, लेकिन वो अभी भी कमांड में आया। आपने बोला हमें टेक्स्ट लिखना ही नहीं है, तो क्या करें? आपने बोला एक काम करो, लीडर की वापस सेटिंग में जाओ, यहाँ से एनोटेशन में जाओ, टेक्स्ट को नन कर दो, हमें कुछ टेक्स्ट लिखना ही नहीं है। अब आप LE एंटर को यूज़ कर सकते हो एरो डिफाइन करने के लिए। 2 पॉइंट बताओ, एरो तैयार, LE एंटर पहला दूसरा, LE एंटर पहला दूसरा, ऑर्थो को ऑफ कर दो तो आप रैंडम किसी भी एंगल पे जा पाएंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से आप लीडर से बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। लीडर लाइन विद टेक्स्ट लिख सकते हो, विदाउट टेक्स्ट लिख सकते हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीडर लाइन, ठीक है? ओके, उसके बाद आपने देखा हमने डिवाइड और मेज़र, ये 2 कमांड्स बेसिकली
जब आपने पाथ एरे पढ़ा था उसके अंदर एक डिवाइड और एक मेज़र आ रहा था, याद है कुछ? पाथ एरे डिवाइड में क्या हो रहा था, आप नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन कर पा रहे थे और मेज़र में आप डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स दे पा रहे थे। वही सेम प्रोस्पेक्ट यहाँ है दोनों कमांड्स के बीच। क्या है वो समझते हैं पहले। मान लें आपके पास एक लाइन आपने बनाया और इस लाइन की लेंथ है फॉर एग्जांपल 150, ठीक है। मैंने एक और लाइन बनाया यहाँ से नीचे की तरफ 80, मैंने एक और लाइन बनाया यहाँ से इस डायरेक्शन में 90, मैंने मूव किया इसके मिड को इस एंड पॉइंट पे और लाइन से इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। अब देखो डिवाइड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स में आप ब्रेक करना चाहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं डिवाइड कमांड। DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड नंबर ऑफ सेगमेंट, कितनी सेगमेंट में ब्रेक करना है। मैंने बोला मुझे 10 सेगमेंट्स में ब्रेक करना है, 10 एंटर। अब उसका मतलब ये नहीं है कि यार लाइन को उसने 10 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। फिर हुआ क्या, उससे हुआ ये है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बन गए। पता कैसे चलेगा, मैं इसे मूव करता हूँ ज़रा, कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेगमेंट्स में उसने उसका रेफर कर दिया, 10 डिवाइड कर दिया। मैं अंडू करता हूँ। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो पॉइंट मुझे नज़र आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो डॉटेड शेप है उनकी, तो लाइन के ऊपर डॉट तो नहीं दिख सकता या लाइन के नीचे का डॉट नहीं दिख सकता। अगर आपको वो डॉटेड देखने हैं तो आपको पॉइंट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कुछ एक्स जैसा शेप आ जाए, प्लस का शेप आ जाए, क्या सब एक शेप आपको मेंटेन करना है। पॉइंट स्टाइल के लिए आप कर सकते हैं PT एंटर, पॉइंट स्टाइल। डॉटेड फॉर्म आ रही है, मैंने चेंज करके ये कर दिया, ये कर दिया, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो। DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 10 सेगमेंट में डिवाइड करना है। फ़ायदा क्या होगा, आप इन पॉइंट को स्नैप कर सकते हो कोई भी स्केच आगे बनाने के लिए। आप इस तरह इनको इक्वल एस्पेक्ट रेशो में डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट डिवाइड। कर भी सकते हो तो आपको लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी, एक और रेफरेंस स्केच बनानी पड़ेगी, उसे ऑफसेट करेंगे, फिर पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे उन ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स का, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस काम को करने। डिवाइड ने ये काम आपके लिए ईजी कर दिया। और जब काम हो जाए उसके बाद आप इन पॉइंट्स को डिलीट भी कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइन भी डिलीट हो गई। हमने बोला एक काम करो, खाली पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, ठीक है। वहीं पर मेज़र, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने बनाया 108, लाइन की लेंथ है 108, मैंने बोला ME एंटर, इधर से सेलेक्ट किया, लेंथ पूछ रहा है एक सेगमेंट की, मुझे लेनी है 10 के सेगमेंट्स बन गए। लास्ट में कितना बचेगा, 8 mm। देखो अगर मैंने किया DLI एंटर, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ड्रैग किया, फिर मैंने पढ़ा है DCO एंटर, कंटिन्यूअस डायमेंशन, टेन के इक्वल पार्ट बने, लास्ट में जो बच गया वो बच गया। इस तरीके से आप डिवाइड या मेज़र को यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड
इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए, मेज़र इक्वल लेंथ के सेगमेंट बनाने के लिए। जो लास्ट में रह जाएगा वो रह जाएगा। 108 था, 10 की mm के लेंथ के सेगमेंट बनाने थे, तो जाहिर सी बात है एक 8 mm का ही बच जाएगा, उसका आप 10 नहीं कर सकते। बात क्लियर है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेज़र को यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ है पॉइंट स्टाइल, जो मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ देखो बहुत लंबा लिखा है DDP टाइप, ज़रूरत नहीं है, आप PT एंटर कर दीजिए, पॉइंट टाइप, काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपके पास अगर ओल्डर वर्जन है 17, 18, तो देखो PT एंटर काम नहीं करेगा, उस केस में आपको DDP टाइप एंटर। अब आपको लगेगा सर लॉन्ग कट है कि शॉर्ट कट है, ठीक है, यही टाइप करना पड़ेगा। हाँ, आप न्यू वर्जन में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। आप DDP टाइप भी अगर लिख के एंटर करोगे तो वही ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। सो इस पार्ट को इतना यूटिलाइज़ करना है आज आपको। कल जब हम मूव ऑन करेंगे तो हम अलाइन पे, पॉइंट पेन पे बात करेंगे और आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें डिस्कस करना है, छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारा मेन टॉपिक होगा कल ब्लॉक। टाइम टेकिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है, और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और जो भी हमने किया है वो मेजरली 13 और 14, ठीक है। मैं आपको ये डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा कमांड्स की।